हेलो, आज का टॉपिक है अगार। तो अगार में आज ऐसा क्या इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे? अगार इन वन पेज। और कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हो? 5, 6, 7, 8, टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 एसर्शन रीजन है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो अगार पहले देख लेते हैं ये है क्या। अगार एक हाइड्रोकोलाइड है। अब हाइड्रोकोलाइड को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? पानी ले लेते हैं और 1 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर तक के मॉलिक्यूल्स को अगर मिला देते हैं तो वो हाइड्रोकोलाइड बन जाता है। और अगर इससे थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है तो क्या वो बनेगा? वो कुछ और बन जाएगा। कोई भी सोल्यूशन हो या कोई भी केमिकल सोल्यूशन हो या कोई भी केमिकल लिक्विड हो और उसमें 1 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर से ज़्यादा भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन दोनों को मिला देंगे तो सस्पेंशन बन जाएगा। ये 2 चीज़ें फ़र्क आ जाती हैं हाइड्रोकोलाइड में। ठीक, तो सस्पेंशन क्या होता है? जो कुछ ओरल ड्रॉप्स होते हैं ना, जो बच्चे पीते हैं, उनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के दिखते हैं, वो सस्पेंशन हो गया। तो पानी को अगर 1 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर तक के मॉलिक्यूल्स को मिला देंगे तो वो हाइड्रोकोलाइड बन जाता है। अब ये मिलते कहाँ से? ये सीवीड से मिलते हैं। ठीक, अब इनमें होता क्या है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का इसका निमोनिक है ABD KG दा। अगार का ए से शुरू होता है तो इसका निमोनिक भी ए से ही शुरू होता है और इसका ABCD से शुरू होता है। ABD, बस हम सी इसमें खा गए। और ये हम किस क्लास में ABCD पढ़ते हैं? KG क्लास में पढ़ते हैं। तो ABD KG दा बस याद रखना होगा। ठीक है, इसमें अगार इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर ये पानी से मिल जाता है तो इसमें वाटर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है, वो कि 80% है। ठीक, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्या होता है? इसका बोरेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये एक पोटेंट रिटार्डर है। अब पोटेंट रिटार्डर है, अगर ये किसी चीज़ को रोक रहा है या रिटार्ड कर रहा है तो फिर इसे लेने की क्या ज़रूरत है? भैया ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है मटेरियल को। अब स्ट्रेंथ देने का मटेरियल क्या है? स्ट्रेंथ देने का मटेरियल का मतलब ये है कि मटेरियल को हम हैंडल कर सकते हैं अच्छे से, मटेरियल को उठा के नीट कर सकते हैं, ट्रे में लोड कर सकते हैं, ट्रे में इधर उधर मटेरियल भाग नहीं रहा है, इम्प्रेशन अच्छे से ले सकते हैं। ओरल कैविटी में जाके जो थोड़ी बहुत ट्रे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो अच्छे से फ्लो करता है, मटेरियल स्टेबल रहता है ओवरऑल। ठीक है, तो बोरेक्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। और ये एक पोटेंट रिटार्डर भी है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये एक पोटेंट रिटार्डर है। अब रिटार्डर है तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें कुछ और भी लेना होगा, यानी कि एक्सेलरेटर लेना होगा। तो वो होता है K2SO4, एक एक्सेलरेटर होता है और इसे जिप्सम हार्डनर भी कहते हैं। अच्छा, अब ये रिटार्ड किस चीज़ को करता है? जब हम इम्प्रेशन लेते हैं उसके बाद कास्ट पोर्ट करते हैं तो जिप्सम प्रोडक्ट की सेटिंग में ये बहुत टाइम लगाता है, जल्दी सेट नहीं होने देता, इसीलिए ये रिटार्डर है। ठीक है, जिप्सम रिटार्डर भी कहते हैं और इसीलिए इसे जिप्सम हार्डनर कहते हैं। अब ये मिला देते हैं तो वो जल्दी सेट होने लगता है और अच्छे से काम जल्दी हो जाता है, और इसे जिप्सम हार्डनर भी कहते हैं। ठीक, अब अगर कॉम्पोजिशन में ये मटेरियल नहीं है तो कास्ट कैसी बनेगी? कास्ट पे सॉफ्ट चॉकी अपीयरेंस आ जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, K2SO4 अगर नहीं है कॉम्पोजिशन में, मैन्युफैक्चरर ने अगर नहीं मिलाया है या कम मिलाया है या इस तरीके से कुछ है तो ये। अच्छा, एक जगह एक MCQ बुक में ये भी लिखा गया था कि अगर हार्डनर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे भी था, उसमें आंसर पीछे लिखा हुआ था कि इम्प्रेशन लेने के बाद मटेरियल को हम K2SO4 में कुछ देर के लिए डिप कर देते हैं। 2% K2SO4 में कितना K2SO4 होना चाहिए? 2% K2SO4 होना चाहिए। तो फिर में डिप कर देते हैं तो जिप्सम हार्डनर की तरह जिप्सम हार्डनर होता है और जिप्सम जल्दी सेट हो जाता है। ठीक, और हमें कास्ट में सॉफ्ट चॉकी अपीयरेंस भी नहीं मिलता है। जी से आता है ग्लिसरीन। अब ये ग्लिसरीन याद रखना है, ग्लाइकॉल नहीं याद रखना है। ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन में फ़र्क क्या है? ग्लाइकॉल एल्जिनेट में यूज़ होता है और इसमें ग्लिसरीन यूज़ होता है। अब कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ग्लाइकॉल है जी से, मतलब ऐसे तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा, MCQ तो नहीं आएगा, लेकिन जब डेंटल कॉलेज के एग्जाम देंगे ना तब उसमें ग्लाइकॉल है या ग्लिसरीन में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ये प्लास्टिसाइजर, इसमें एक प्लास्टिसाइजर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्लिसरीन ही होगा, ग्लाइकॉल नहीं होगा। ठीक, डा से आता है थाइमॉल, जो कि एक बैक्टीरिसाइडल की तरह काम करता है। ये तो हो गया कॉम्पोजिशन। अब इससे लगभग और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाँ,
अब यहाँ पे आते हैं कि इम्प्रेशन लिया कैसे जाता है। इम्प्रेशन लेने के लिए मटेरियल को हमें पहले प्रिपेयर करना होता है, जैसे हम कंपाउंड के मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पहले हम उसे गर्म करते हैं, फिर उसे हम नीड करते हैं, उसके बाद लोड करते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं। अब इतने में वो मटेरियल ठंडा नहीं होना चाहिए। कंपाउंड अगर ठंडा हो जाता है तो हम इम्प्रेशन नहीं ले पाते। इसी तरीके से अगर का भी टेम्परेचर मेंटेनेंस का हिसाब किताब है। तो इसको पहले लिक्विफाई करते हैं 70 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम इसे सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, या जिलेशन करते हैं। जिलेशन टेम्परेचर होता है 37 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये ऐसे याद रख लो, 70 से लेके 100 है और फिर ये 7 यहाँ पे आ गया और ये 50 का आधा है, 37 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन ये अगर कई बार पढ़ोगे और इस तरीके से निमोनिक पे करके करोगे तो ये याद रहने लगेगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका एक मेंटेनेंस टेम्परेचर भी होता है 45 डिग्री सेल्सियस, मेंटेनेंस टेम्परेचर या टेम्परिंग 45 डिग्री सेल्सियस पे, इसको टेम्पर भी कहते हैं। जैसे कि टेम्पर कैसे करते हैं, जैसे कंपाउंड को हम बीच बीच में गर्म करते हैं, उसके बाद पानी में डिप करते हैं ना, मटेरियल सेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कैसे मुंह मिलेंगे। तो जैसे कि जब कंपाउंड पे हम ऐसे ब्लो टॉर्च से कहीं कहीं जब हमें बॉर्डर्स को लेना होता है, उसके बाद हम पानी में डिप करते हैं, फिर इम्प्रेशन लेते हैं, उसी तरीके से इसको भी टेम्पर करना होता है। लोड करने के बाद मटेरियल को थोड़ा टेम्पर करना होता है कि टेम्परेचर एकदम सही मेंटेन हो जाए, अगर ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठीक। अब इतना करने के बाद हम मटेरियल को लोड कर लेते हैं। मटेरियल को लोड करने के बाद इम्प्रेशन ले लिया। अब इम्प्रेशन ले लिया है ना, इम्प्रेशन लेने के लिए हमें कौन सी ट्रे लेनी होती है, इसमें ठंडी ट्रे लेनी होती, हमें कोल्ड ट्रे लेनी होती है। अगार में कोल्ड ट्रे क्यों लेनी होती है, जिलेशन को मेंटेन करनी है। सब कुछ कहानी वही है कि एक सही टेम्परेचर कंपाउंड इम्प्रेशन मटेरियल का मेंटेन रहे, जिससे कि हम इम्प्रेशन ले सके और अर्ली जिलेशन भी ना हो और लेट जिलेशन भी ना हो, बहुत जल्दी। अच्छा, जिलेशन का मतलब क्या है कि मटेरियल जेल बन गया सेट होने के बाद हाँ, जेल बन जाता है मटेरियल, लेकिन वैसे जेली जैसा ये जेल नहीं होता है ना। मटेरियल को जेल यहाँ पे क्यों कहते हैं, सॉल टू जेल, जेल टू सॉल, है ना, ये क्यों कहते हैं मटेरियल को। मटेरियल सेट होने के बाद जेल बन जाता है। जेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मटेरियल में थोड़ी इलास्टिसिटी होती है। ये मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है, ये मटेरियल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। यानी कि पानी जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो ये स्ट्रेच होता है, वैसे स्ट्रेच नहीं होने लगता है, इलास्टिसिटी आती है, वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ये मटेरियल थर्मोप्लास्टिक है, इस मटेरियल में इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इसे सेट होने के बाद जेल कहते हैं। इलास्टिसिटी होने का मतलब क्या होता है, जब मटेरियल का हम इम्प्रेशन लेते हैं तो वो कॉर्नर्स या बॉर्डर्स पे या इन अंडरकट एरिया पे फ्लो हो जाता है। फ्लो होने के बाद वो मटेरियल पतला हो जाता है। पतला होने के बाद जब हम उसे निकालते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, इसीलिए हमें कैसे निकालना होता है, स्नैपशॉट से निकालना होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मटेरियल को कैसे निकालते हैं, तो स्नैपशॉट से निकालते हैं। और कैविटी से मटेरियल को एक झटके से निकालते हैं और कंट्रोल्ड स्नैपशॉट, ऐसे नहीं कि मटेरियल पूरा टूट ही गया, कंट्रोल्ड स्नैपशॉट। यूजुअली मटेरियल टूटता नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पर कैसे निकालते हैं, स्नैपशॉट से निकालते। तो मटेरियल जब हमने इम्प्रेशन लिया, अंडर कट्स पे मटेरियल फ्लो हुआ, फिर वहाँ से मटेरियल निकाला, तो इसके बीच में 0.5 mm का मटेरियल स्ट्रेच होता है। अगर मटेरियल स्ट्रेच ना हो तो अंडर कट से निकलने के बाद मटेरियल टूट जाएगा। मटेरियल स्ट्रेच होता है, उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो चला जाता है, इसीलिए इस मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक। और इसलिए उसके बाद मटेरियल हमने निकाल लिया, अब हमें मटेरियल को पोर करना है। हाँ, मटेरियल निकालने से पहले हमने एक बात बताई थी कि ट्रे हम कौन सी यूज़ करते हैं, कोल्ड ट्रे हम यूज़ करते हैं। कोल्ड ट्रे जिलेशन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मटेरियल जिलेशन कहाँ से शुरू होता है इम्प्रेशन लेने के बाद, तो मटेरियल का जिलेशन ट्रे साइड से शुरू होता है, ओरल कैविटी से नहीं शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा है, वहाँ से जिलेशन शुरू होता है। ओरल कैविटी का टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं होता है जितना कि ट्रे का ठंडा होता है, वहाँ से जिलेशन शुरू होता है। अब एक ये भी पूछा गया है कि मटेरियल श्रिंक हो जाता है, ट्रे साइड पे मटेरियल श्रिंक हो जाता है, तो क्यों हो जाता है और श्रिंक होता भी है या नहीं। तो हाँ, जब हम ट्रे को लोड करते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं, तो मटेरियल वहाँ पे श्रिंक हो जाता है। तो मटेरियल उस कंडीशन में श्रिंक होगा अगर जब हमने ज़्यादा कोल्ड ट्रे ले ली है, ज़्यादा कोल्ड ट्रे ले ली है। और इस मटेरियल की एक पुअर क्वालिटी है कि ये थर्मल
कंडक्टर, इट्स अ वेरी पुअर थर्मल कंडक्टर मटेरियल। तो जो ठंडी ट्रे है उसकी एनर्जी को वो ट्रांसफ़र ऊपर वाली सरफेस पे नहीं कर पाता है, इसलिए मटेरियल ट्रे साइड पे श्रिंक हो जाता है। ठीक, तो पहली बात, यस मटेरियल श्रिंक हो जाता है। क्यों श्रिंक होता है? क्योंकि ये एक पुअर थर्मल कंडक्टर है मटेरियल। ठीक, इस पे क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, टॉपिक्स लिए तो एक असर्शन रीजन हमने यहाँ पे बता दिया है। मटेरियल, ठीक है, हमने इंप्रेशन ले लिया, बाहर निकाल लिया। अब हमें इसे जिप्सम से पोर करना है। जिप्सम से पोर करने के बाद कास्ट हम निकाल देंगे। कास्ट निकालते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मटेरियल पे सॉफ्ट चॉकी अपीयरेंस आ जाती है, मटेरियल पे नहीं सॉरी कास्ट पे सॉफ्ट चॉकी अपीयरेंस आती है, तो ये क्यों आ जाती है? तो कास्ट पे सॉफ्ट चॉकी अपीयरेंस आ जाती है अगर कॉम्पोजिशन में K2SO4 नहीं मिला होगा। ठीक, तो एक सॉफ्ट चॉकी अपीयरेंस आ जाती है। ठीक, टॉपिक्स लिए अब ट्रे, हाँ एक चीज़ और रहेगी इसमें, स्टोरेज मीडिया। इंप्रेशन को निकालने के बाद कैसे हम इसे स्टोर करेंगे? तो 100% ह्यूमिडिफायर में, 100% ह्यूमिडिफायर में हम स्टोर करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद ये भी, अगर हम मटेरियल को बहुत देर तक रखे रहे, हमने पोर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? तो सिनेरिसिस हो जाएगी। सिनेरिसिस, इम्बाइबेशन, एक और टर्म इसी से रिलेटेड यहाँ पे आता है, हिस्टेरिसिस। इन तीनों में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली बात, इम्बाइबेशन क्या होता है? इम्बाइबेशन सबको पता है ना कि इसमें स्वेल कर जाती है, तो वो इम्बाइबेशन होता है। तो उसी का ऑपोजिट सिनेरिसिस हो जाती है, यानी कि मटेरियल श्रिंक कर जाता है, यानी कि पानी इवेपोरेट कर जाता है, मटेरियल फैल जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनेरिसिस होती है, असर्शन और रीजन भी इस पे है। ठीक, दूसरा असर्शन और रीजन यहाँ पे मैं बता रही हूँ। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मटेरियल में जब सिनेरिसिस हो जाती है, बहुत देर तक मटेरियल को हमने पोर नहीं किया है, तो एक स्टेटमेंट है, बहुत देर तक अगर हमने मटेरियल को पोर नहीं किया है तो लार्जर डाई मिलती है। अगर हमने उसके बाद पोर किया तो लार्ज डाई मिलती है हमें। क्यों? देखो, जब हमने मटेरियल को बहुत देर तक पोर नहीं किया तो इम्बाइबेशन और सिनेरिसिस की वजह से वाटर इवेपोरेट हो गया। वाटर इवेपोरेट हो गया तो मटेरियल एक्सपैंड हुआ, किधर की तरफ? सेंटर ऑफ द मास की तरफ। अब कौन, देखो इंप्रेशन, जैसे हम मटेरियल इंप्रेशन लेते हैं ना, तो ये इंप्रेशन मैक्सिलरी का हो गया, तो मटेरियल इधर सेंटर ऑफ द मास, इधर ज़्यादा मास है ना, मास तो यहाँ पे ज़्यादा है कॉर्नर्स में, तो ये ऐसे एक्सपैंड होता है, वैसे एक्सपैंड हो गया। जब भी देखते हैं हम एल्जिनेट को छोड़ देते हैं तो एकदम हार्ड मटेरियल हो जाता है और ट्रे से बाहर निकल आता है। ठीक है, और ऐसे फैल सा जाता है, तो इस वजह से लार्ज डाई मिलती है। तो ये दूसरा असर्शन रीजन हो गया कि मटेरियल को अगर हम बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो उसमें सिनेरिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से मटेरियल एक्सपैंड कर जाता है अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ, जिसकी वजह से हमें लार्ज डाई मिलती है। ठीक, टॉपिक्स क्लियर। अब दूसरा टर्म सिनेरिसिस बता दिया, इम्बाइबेशन बता दिया। अब देखते हैं हिस्टेरिसिस क्या होती है। हिस्टेरिसिस टेम्परेचर लैग, सॉल जेल, जेल टू सॉल का जो कहानी है उसी को हिस्टेरिसिस कहते हैं। अब कंफ्यूजन कैसे होंगे कि हिस्टेरिसिस, H फॉर हीट, H फॉर हिस्टेरिसिस। ठीक, टेम्परेचर लैग, सॉल जेल, सॉल टू जेल, जेल टू सॉल की कहानी ये कहती है हिस्टेरिसिस। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब करके कास्ट निकाल ली, अब काम कर लेते हैं। ठीक, अब इस मटेरियल की कुछ अच्छी प्रॉपर्टी 3 है। एक तो मटेरियल थर्मोप्लास्टिक है, इस पे पूछा गया है, पानी में जाके प्लास्टिक हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक हो गया। दूसरा एक्यूरेसी, इस मटेरियल की एक्यूरेसी एकदम आइडियल है, बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव तो था लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा था। हमें जो ये सॉल टू जेल और जेल टू सॉल करने के लिए 3 कंपार्टमेंट चाहिए होते थे। एक में हम गर्म करते थे, एक में हम सॉलिडिफाई करते थे, एक में हम टेम्पर करते थे। यूजुअली मटेरियल टेम्पर वाले में पड़ा रहता है। और देखो ये सब मैंने देखा नहीं है, सब बुक से ही पढ़ के मैं बता रही हूँ, फिलिप्स। तो टेम्पर वाले मटेरियल, जब भी हमें हमारी पेशेंट आया टेम्पर वाले से हमने मटेरियल को निकाला और इम्प्रेशन ले लिया। ठीक,
अब दो में आता है ये मटेरियल, आता था मतलब, एक तो ट्रे मटेरियल था और एक सिरिंज मटेरियल था। अब सिरिंज मटेरियल की क्या ज़रूरत पड़ गई, सिरिंज में लोड होता था सेम मटेरियल, इसको हमें टेम्पर, अकॉर्डिंग टू बुक इसे टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जिस भी दांत का, अब यहाँ पे हम सीडी का इम्प्रेशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एफपीडी के बारे में बता रही हूँ, सिरिंज का हम कब इस्तेमाल करते हैं। जिस भी मटेरियल की हमने क्राउन कटिंग करी, सिरिंज मटेरियल को वहाँ पे पोर कर दिया, ट्रे मटेरियल को उसके ऊपर इम्प्रेशन लेके हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे दो तरीके के मटेरियल यूज़ हुए, एक हमने ट्रे मटेरियल लिया, दूसरा हमने सिरिंज मटेरियल लिया। ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। किसी का भी वीडियो पढ़ने के बाद बुक ज़रूर पढ़नी है और अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं, तभी एक चैप्टर का एकेडमिक स्टेटस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बता दिया। अब कुछ बचा? होप इट्स क्लियर। थैंक यू।